होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बी एन पांडे आज आप लोग के सामने, जैसे कि इकोनॉमिक्स की क्लास हम लोग की चल रही है, तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने बातचीत कर रखी थी डिफरेंट टाइप्स के मार्केट के बारे में। मार्केट क्या होता है और मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को जानना है कि मार्केट में कैसे प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कीमत का निर्धारण कब होता है और कोई भी फर्म हो और वह साम्य की स्थिति में कब होती है, इसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो जैसे कि हमने पिछली कक्षा में आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में अलग अलग उसके कुछ मौलिक विशेषताएं होती हैं और उसी के आधार पर हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस के माध्यम से कीमत का निर्धारण करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं दिखा गया है कहीं भी कि कॉस्ट को एनालिसिस करिए या कॉस्ट रेवेन्यू रिलेशनशिप को पढ़िए, मगर हम जहाँ तक समझते हैं कि आपको जो पढ़ाना है वो वास्तव में, जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि चीज़ें हो क्यों रही है। ठीक है, तो ये बहुत रेलेवेंट है और बहुत मज़ेदार है, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ और आपके टीजीटी पीजीटी एनबीएस केवीएस जो भी आपके एग्जाम हो, वहाँ पर इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि यदि टीसी गिर रहा है तो एमसीबी क्या फर्क पड़ेगा, सीमांत लागत कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कर्व की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये सब ढेर सारी बातचीत आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो संभवतः 2 क्लास में हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस को पढ़ लें और उसके बाद जो आपके सिलेबस में लिखा गया है कि कैसे हम इसको मिनिमाइज करें या कैसे हम इसको डिटरमाइन करें, उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो देर न करते हुए जल्दी से आज पढ़ लेते हैं। हमारा टॉपिक है कॉस्ट को एनालिसिस करना, यानी लागत का विश्लेषण। क्या है भैया? लागत का विश्लेषण करना। ये तो रहा हमारा टॉपिक, लागत विश्लेषण, और इसी को कहते हैं कॉस्ट एनालिसिस। क्या कहते हैं इसको? कॉस्ट एनालिसिस। क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि हम लोगों ने जो बातचीत कर रहे थे हम लोग, वो वास्तव में किसके आधार पर कर रहे थे? प्रोडक्शन के आधार पर। और हम फर्म तक पहुंच गए, यानी हमने कंज्यूमर की सारी गतिविधि को पढ़ लिया है। अब हम प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे करना है। तो हम जानते हैं कि हमारे जो प्रोडक्शन के साधन हैं, यानी उत्पत्ति के जो साधन है, हमने बता रखे हैं आपको 5 होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो ये जो साधनों का स्थिरीकरण और परिवर्तनशीलकरण, हमने उत्पत्ति के साधन और उत्पत्ति के पैमाने के नियम, इनके बारे में हम लोग बातचीत जब कर रहे थे, तो वहां पे आपको हमने बताया था कि समय के आधार पर हम चीजों को डिराइव करते हैं, समय के आधार पर। और समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि अलग अलग मार्केट में समय के आधार पर ही हम कीमत का भी निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो समय को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, जैसा कि आपको मालूम है, एक तो अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। और हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि अल्पकाल में सारी चीजें क्या होती हैं, जो हमारे साधन होते हैं वह कुछ परिवर्तनीय होते हैं और कुछ स्थिर होते हैं अल्पकाल में। जबकि दीर्घकाल में जो उत्पादक होता है उसको पर्याप्त समय मिल जाता है सोचने संवारने का, और वह उस पर अपना क्रियाविधि करने लगता है। तो दीर्घकाल में जो उत्पत्ति के साधन होते हैं वो सारे सारे कैसे होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। यहां तक तो बात समझ में आई। अब हम अल्पकाल को भी बांट देते हैं 2 तरीके से, अति अल्पकाल और अल्पकाल। इसी तरीके से दीर्घकाल को भी बांटते हैं, अति दीर्घकाल और दीर्घकाल। तो कुल मिलाकर जो समय का आधार है वो हमारे पास 4 आ गया। हमने समय के आधार पर मार्केट को पढ़ा था, अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल और अति दीर्घकाल। इससे भी चीजों को आप रेलेवेंट कर सकते हैं। अब चूंकि लागत जो होता है वह किसी भी साधन के बदले, जब हम उत्पत्ति के प्रयोग में आते हैं, उत्पत्ति के प्रोसेस प्रक्रिया में आते हैं, तो किसी साधन के बदले में हमको जो जो मौद्रिक स्वरूप हमको क्या करनी पड़ती है? पेड करनी पड़ती है, वही लागत होती है। ठीक है, तो जल्दी से पहले तो ये जान लें कि लागत क्या है। और एक बात बता दें, लागत फलन, लागत का जो फंक्शन है वह वाकई में उत्पादन फलन का व्युत्पन्न है। अगर उत्पादन नहीं करते तो शायद लागत आपको नहीं चुकानी पड़ती। कि चुकानी पड़ती? नहीं चुकानी पड़ती ना। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उत्पादन से संबंधित डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कौन है? लागत है। तो लिख लीजिए, हमारे साथ हम बोल रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा भैया, कि लागत फलन एक व्युत्पन्न फलन है। सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है? एक व्युत्पन्न फलन है। लागत फलन क्या है? एक व्युत्पन्न फलन है। कलर चेंज कर ले। लागत फलन
एक व्युत्पन्न फलन है, इसी को हम कहते हैं डिराइव्ड फंक्शन। क्या कहते हैं? डिराइव्ड फंक्शंस। ठीक है। लागत फलन एक व्युत्पन्न फलन है जिसे उत्पादन फलन से प्राप्त किया जाता है। यानी ये तो लागत फलन क्या है? एक व्युत्पन्न फलन है जिसे हम किससे प्राप्त करते हैं? जिसे हम उत्पादन फलन से प्राप्त करते हैं। उत्पादन फलन से क्या करते हैं भैया? प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? लागत फलन क्या है? एक व्युत्पन्न फलन है जिसे हम उत्पादन फलन से, यानी उत्पादन के जो फंक्शन है, हमने बता रखा था एफ क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट? एफ हमने बता रखा था एल और के के साथ संबंध होता है, यानी लेबर और कैपिटल के साथ इनका संबंध होता है, बता रखा था, आपको याद होगा तो। ठीक है। किसी उत्पादन प्रक्रिया में, आगे लिखिए, किसी उत्पादन प्रक्रिया में, हाँ, किसी उत्पादन प्रक्रिया में जो निर्भरता है लागत की, वह किस पर है? किसी उत्पादन प्रक्रिया में लागत, उत्पादन की मात्रा, यानी लागत किस पर निर्भर करती है? उत्पादन की मात्रा पर। उत्पादन की मात्रा यानी क्यू। हमने आपको बताया कि किसी उत्पादन प्रक्रिया में लागत, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, लागत किसे डिनोट करते हैं? सी से। यहां लिखा किसी उत्पादन फलन में लागत उत्पादन की मात्रा क्यू और उत्पादन के तकनीक, उत्पादन के तकनीक टी, यानी टेक्नोलॉजी, इसे हम टी से डिनोट करते हैं। उत्पादन के तकनीक टी। उत्पादन के साधनों की कीमतें, उत्पादन के साधनों की कीमतें, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। किससे भैया? पी से। ठीक है। पी आदि पर निर्भर करती है, आदि पर निर्भर करती है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? उत्पादन की मात्रा, उत्पादन के तकनीक टी, उत्पादन के साधनों की कीमतें पी आदि पर निर्भर करती है। बात समझ में आई? यानी अगर हमको लागत निकालना हो तो हमको क्यू मालूम होना चाहिए, टी मालूम होना चाहिए और पी मालूम होना चाहिए, या फिर इनके मध्य संबंध हमको मालूम होना चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अगर हम बात करें तो C इक्वल टू क्या होगा? और आगे यदि हम अपने बातचीत को बढ़ाएं तो C इक्वल टू, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? F, यानी फंक्शन QTP। फंक्शन किससे होगा? Q T एंड P से। ये क्या है? ये कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है, बात सुन भाई। कॉस्ट निकालना हो आपको तो F यानी फंक्शन QT से। बात सुन भाई, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब हम आते हैं लागत के वर्गीकरण पे कि लागत को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं। लागत के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कि लागत को हम कितने तरीके से बांटते हैं। वस्तुतः हम लागत को 4 आधार पर बांटते हैं। 4 आधार पर। कौन कौन सा आधार है? सबसे पहले वास्तविक लागत, अवसर लागत। ठीक है, अवसर लागत के बाद अगर हम बात करें मौद्रिक लागत, और उसके बाद हम बात करते हैं निजी एवं सार्वजनिक लागत। तो लिख लीजिए आप हमारे साथ। सबसे पहला जो लागत का आधार है वह होता है वास्तविक लागत, और इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में रियल कॉस्ट। वास्तविक
लागत या रियल कॉस्ट। दूसरा हमने आपको बताया मौद्रिक लागत, मॉनेटरी मौद्रिक लागत यानी मॉनेटरी कॉस्ट। तीसरा हमने आपको बताया अवसर लागत, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और लास्ट है आपका भैया, लास्ट आप देखोगे तो आ जाएगा निजी एवं सार्वजनिक लागत। इसे हम कहते हैं प्राइवेट, इंग्लिश में प्राइवेट एंड पब्लिक कॉस्ट। ये तो लागत के कुछ क्या हुए, आधार हुए, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, इसको बांटने का प्रयास करते हैं कि लागत को कितने तरीके से हम बांटते हैं। पहला क्या है, वास्तविक लागत। दूसरा क्या है, आप देख पा रहे होंगे, मौद्रिक लागत। तीसरा है अवसर लागत और चौथा है निजी एवं सार्वजनिक लागत। वास्तव में वास्तविक लागत का जो प्रतिपादक है वो है मार्शल। कौन है, मार्शल। मार्शल ने बतलाया, वास्तविक लागत को इन्होंने परिभाषित किया और मार्शल ने सबसे पहले इसको बतलाया। किसको, वास्तविक लागत को मार्शल ने बतलाया। अब आप लिखो इन्होंने क्या कहा। वास्तव में जो वास्तविक लागत के हैं, वास्तविक लागत को इन्होंने परिभाषित किया था वह इस आधार पर किया था कि उत्पादन प्रक्रिया में जो श्रमिक संलग्न है, ठीक है, वह अपने कष्ट के बदले में जो कार्य करते हैं वह वास्तव में साधनों को होने वाला कष्ट का क्या है, परिणाम ही तो है वास्तविक लागत। उन्होंने क्या कहा था कि जो हम उत्पादन प्रक्रिया कर रहे हैं उसमें जो साधन हमने इन्वेस्ट कर रखा है, जो लगा रखा है, उसमें होने वाला कष्ट जो है वही वास्तविक लागत है। ठीक है, होने वाला कष्ट। अब अगर दूसरी बात हम इनकी करें इन्हीं के शब्दों में, तो आप लिखो, क्या लिखोगे कि विभिन्न प्रकार के श्रमिकों, आप लोग भी लिखिएगा भैया, विभिन्न प्रकार के श्रमिकों जो कि उत्पादन क्रिया में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाग लेते हैं। विभिन्न प्रकार के श्रमिकों जो कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, के परिश्रम तथा पूंजी के संचय में भाग लेते हैं, के परिश्रम अथवा पूंजी के संचय करने में, अच्छा अथवा की जगह आप तथा कर दीजिएगा, तथा, ताकि अथवा सही वर्ड नहीं है, अथवा का मीनिंग कुछ और होता है, तथा या और लिख दीजिए ना। परिश्रम तथा पूंजी के संचय करने में होने वाले कष्ट, परिश्रम तथा पूंजी संचय करने में होने वाले कष्ट, दुख, कष्ट अथवा प्रतीक्षा को, कष्ट अथवा प्रतीक्षा को हम वास्तविक लागत के नाम से जानते हैं। वास्तव में देखा जाए, इनके बात को और अगर हम आगे बढ़ाएं तो वास्तविक लागत जो है यह सब्जेक्टिव नेचर का होता है। किस नेचर का भैया, सब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो अगर मान लीजिए कभी पूछ ले कि वास्तविक लागत का नेचर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, यह सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव मेजर होता है, इसको हम सब्जेक्टिव मेजर के नाम से जानते हैं। यह ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ नहीं होता,
यह व्यक्तिनिष्ठ होता है। सब्जेक्टिव मतलब क्या? व्यक्तिनिष्ठ। ठीक है, बात समझ में आई? तो वास्तविक लागत से आप समझ पा रहे होंगे, वास्तव में इन्होंने बताया कि साधनों के उपयोग से होने वाला कष्ट का जो परिणाम होता है वही होता है वास्तविक लागत, अगर एक वर्ड में हम बात करें तो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि वास्तविक लागत क्या है। अब दूसरी बात जो आती है वह होती है मौद्रिक लागत, और मौद्रिक लागत को भी तीन तरीके से बांटा गया है: व्यक्त या स्पष्ट लागत, अस्पष्ट या अव्यक्त लागत, और तीसरा है सामान्य लाभ। तो ये भी लिख लीजिए आप। मौद्रिक लागत को फर्दर तीन तरीके से बांटा गया है। पहला क्या है? व्यक्त या अव्यक्त लागत, सॉरी, व्यक्त या स्पष्ट, व्यक्त या स्पष्ट लागत। इंग्लिश में इसी को कहते हैं एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, दूसरा होता है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट। और तीसरा एवं महत्वपूर्ण होता है वो भी, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा जो है वह है अव्यक्त लागत, या इसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक, अब ये क्या होता है भाई? मौद्रिक लागत को फिर हम तीन तरीके से बांट दिए। तो व्यक्त या स्पष्ट लागत क्या होता है, सामान्य लाभ ये क्या होता है, और अव्यक्त लागत क्या होता है। हमको जानना चाहिए कि ये जो तीन तरीके की लागत होते हैं यह वास्तव में मौद्रिक लागत के अंतर्गत जो हमने आपको बताया इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो, व्यक्त या स्पष्ट लागत या इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष लागत, कभी कभी क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लागत। ठीक है, तो वास्तव में इसका जो उत्पादक होता है ना, यह उत्पादक जो विभिन्न साधनों का उपयोग करता है यह प्रत्यक्ष रूप से उसमें व्यय करता है। व्यक्त लागत क्या होता है? व्यक्त लागत वह लागत है, मौद्रिक लागत का वह भाग है जो उत्पादक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो उत्पादन के साधनों का वह क्रय करता है उस पर लगाया हुआ यह कॉस्ट होता है। तो सबसे पहले आप लिखो, पहले मौद्रिक लागत क्या है इसके बारे में जान लो। मौद्रिक लागत, हेडिंग डालो मौद्रिक लागत। आप लोग की स्पीड थोड़ी कम है भाई, आप लोग के साथ ही हम भी लिखते हैं, चार बार बोलते हैं, तो देख के लिखना जरूरी है क्या? बोल के लिखा करिए ना। चलिए लिखिए पहले मौद्रिक लागत क्या है। मौद्रिक लागत, मौद्रिक लागत क्या है देखिए। मौद्रिक लागत उन सभी व्ययों से लगाया जाता है, मौद्रिक लागत से आशय उन सभी व्ययों से लगाया जाता है, मौद्रिक लागत से आशय उन सभी व्ययों से लगाया जाता है जो वस्तु के उत्पादन के लिए, जो वस्तु के उत्पादन के लिए, जो वस्तु के उत्पादन के लिए साधनों को निर्माण के पारितोषिक, साधनों के निर्माण के पारितोषिक के रूप में व्यय करता है, साधनों के निर्माण के पारितोषिक के रूप में व्यय करता है। पारितोषिक के रूप में, पारितोषिक यानी उनके बदले में, परिश्रमिक बोल सकते हो, पारितोषिक, परिश्रमिक और पारितोषिक में अंतर होता है। पारितोषिक का मतलब होता है प्राइज, समझ लो, पुरस्कार। ठीक है, पारितोषिक के रूप में व्यय करता है। अब इन तीनों के बारे में लिखो। व्यक्त या स्पष्ट लागत क्या है इसके बारे में बातचीत कर लें। व्यक्त या स्पष्ट लागत, जिसे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लिखो इसके आगे। इसमें यदि हम बातचीत करें तो जो उत्पादक होता है ना, व्यक्त या स्पष्ट लागत के बारे में बात कर रहे हैं, जो उत्पादक होता है यह जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करता है ना, उसी में जो वह खर्च करता है उसी को हम कहते हैं व्यक्त या स्पष्ट लागत। तो क्या लिख लो आप कि उत्पादक स्पष्ट रूप से, उत्पादक स्पष्ट रूप से क्या करता है? उत्पादक
स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में व्यय करता है। स्पष्ट रूप से विभिन्न साधनों को खरीदने में व्यय, साधनों को खरीदने में जो व्यय करता है वही इसको क्या कहते हैं भैया, व्यक्त या स्पष्ट लागत। ठीक है, वास्तव में यह प्रोडक्ट कॉस्ट से डायरेक्टली संपर्क होता है और इसी को प्रोडक्शन कॉस्ट के अंतर्गत जोड़ते हैं। ठीक है, वास्तव में यह प्रत्यक्ष रूप से संपर्क होता है। अस्पष्ट लागत देख लो, अस्पष्ट लागत क्या है? कभी कभी क्या होता है भाई, जो उत्पादक होता है वह भाई उसके पास सारे सामान तो होते नहीं है, मगर कुछ सामान होते हैं जो वह उत्पादन की क्रिया में अपना खुद का क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। जैसे भूमि, भूमि ये खरीदता नहीं है ना, अपना खुद का होता होगा। ठीक है, और कुछ भी जैसे रॉ मटेरियल टाइप का हो गया तो वो भी, मगर जब उत्पादन क्रिया कर रहा है तो इसका मतलब है ना, हमने आज जो कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनको मालूम होगा हमने पृथक अस्तित्व की अवधारणा पढ़ाया है। अवधारणा जब हम पढ़ रहे थे तो हम ये समझते हैं कि हम जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो कंपनी हमारी है, वास्तव में हम एक दूसरे से क्या है, अलग हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए इस तरीके से तो जो हमारा ये अस्पष्ट लागत है वह वाकई में कैसा है, वह उन साधनों के बदले में जो हमको लागत लगाना पड़ता है, जो वास्तव में उत्पादक स्वयं का लगाता है। क्या करता है, स्वयं का लगाता है। जैसे भूमि हो गई, तो लिख लो इसमें 2 लाइन, उत्पादक द्वारा अपने पास से लगाए गए साधनों पर किए गए अनुमानित व्यय। हाँ, इसी में लिखो अव्यक्त लागत में। अव्यक्त लागत का मतलब क्या है भैया, कि उत्पादक द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन प्रक्रिया में या उत्पादन साधन लिख लो, साधन, उत्पादन साधन के रूप में स्वयं का उनका स्वयं का क्या होता है, स्वयं का अपने पास से लगाया गया, स्वयं का अपने पास से लगाया गया साधनों का अनुमानित व्यय, साधनों का अनुमानित व्यय। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तव में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो अव्यक्त लागत, क्योंकि अब कितनी हमारी जो भूमि लगी है उसकी कितनी एग्जैक्ट वैल्यू ये हम भी नहीं लगा सकते, नहीं मालूम कर सकते ना। तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ये जो बातचीत हम करते हैं इसका मतलब होता है कि यह जो अव्यक्त लागत है वह वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में हम उसका अनुमान ही तो लगाते हैं। ठीक है, तो अव्यक्त लागत को अनुमानित जो है आधार पर हम क्या किए हैं, व्यक्त किए हैं। अब आप तीसरा लिख लो जिसे हम नाम दिए हैं सामान्य लाभ। इसका मतलब क्या होता है जी, सामान्य लाभ। इसके अंतर्गत हम 2 लाइन में लिख सकते हैं, लाभ का वह स्तर, लाभ का वह स्तर, लाभ का वह स्तर जो साहसी को लाभ का वह स्तर जो साहसी को उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, जो साहसी को उद्योग में बनाए रखने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है जी, आवश्यक होता है। यह लाभ का वह स्तर होता है जो साहसी है, अर्थात कौन, उत्पादक। उत्पादक को यह लाभ उतना मिलना चाहिए जिससे वह अभिप्रेरित हो
कि अब चलो इस आशा के साथ कि हमारा अगला जो समय होगा उसमें कम से कम हमको लाभ तो मिलेगा। ठीक है, तो यह बातचीत हम किसकी किए, जो हमारे मौद्रिक लागत के आधार हैं उसमें हमने 3 भागों में बांटा। कौन कौन से, व्यक्त या एक्सप्लिसिट, दूसरा अव्यक्त या इम्प्लिसिट, और तीसरा हमने बताया आपको नॉर्मल प्रॉफिट के कहानी। कुछ ये 3 तरीके के हम मौद्रिक लागत को बांटते हैं। अब अगला आप देख पा रहे होगे बच्चा, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह यहाँ पर लिखा होगा आपको अवसर लागत। क्या लिखा है, अवसर लागत। तो अवसर लागत के बारे में लिख लो, अवसर लागत क्या है। वास्तव में ये आधुनिक अर्थशास्त्रियों का योगदान रहा इसमें, ठीक है, और ढेर सारा योगदान इसमें पीगू, रॉबिन्सन, इन लोगों का रहा। ठीक है, ताकि मार्शल ने तो बोल दिया था कि भैया वास्तविक लागत ही होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। ठीक, हस्तांतरण लागत भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसफर कॉस्ट। तो अगर हस्तांतरण लागत आ जाए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाए, तो भी आपको यही करना है। लिखो अवसर लागत, या अब यहां पे हम लिख दे रहे हैं भैया अवसर लागत के बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। यहां पर अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। वास्तव में यह जो धारणा है यह कैसी अवधारणा है, यह आधुनिक अर्थशास्त्रियों की अवधारणा है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की क्या है, यह अवधारणा है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम हस्तांतरण लागत भी कहते हैं, या हस्तांतरण मूल्य। ठीक है, बात सुन भाई, इसी को हम हस्तांतरण लागत या हस्तांतरण मूल्य भी कहते हैं। ठीक, ये नाम किसने दिया, अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि वाकई में अवसर लागत का नाम किसने दिया हस्तांतरण लागत के नाम से, तो एक महानुभाव रॉबिन्सन, इन्होंने ये नामकरण किया। और इन्हीं के शब्दों में अब आप लिखो कि इन्होंने किस तरीके से परिभाषित किया है। इन्हीं को शब्दों में रॉबिन्सन ने क्या कहा है वो लिखो। जब मैं लिखता हूं तो मेरे साथ आप लोग लिखा करो ना, मैं बोलता भी तो हूं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। रॉबिन्सन के शब्दों में आप लिखो, रॉबिन्सन ने इसको परिभाषित किया और कहा वह मूल्य जो कि साधन की एक दी हुई इकाई को, वह मूल्य जो कि साधन की एक दी हुई इकाई को, एक दी हुई इकाई को, वह मूल्य जो कि साधन को एक दी हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वह हस्तांतरण मूल्य के नाम से जाना जाता है, वह हस्तांतरण मूल्य कहा जाता है, वह हस्तांतरण मूल्य कहा जाता है। क्लियर हुआ कुछ? रॉबिन्सन ने कहा कि वह मूल्य जो कि साधन की एक दी हुई इकाई को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, वही होता है हस्तांतरण मूल्य। ठीक है, इसका मतलब क्या कि हम जो है अवसर लागत के बारे में बातें कर रहे हैं। अवसर जो हमको प्रदान करता है कि यदि हम एक यह लागत नहीं करते तो कहां इसका उपयोग करते, यदि हम यहां पर उपयोग नहीं करते तो कहां पर उपयोग करते। एक तरीके से यह बात समझ लो, या अगर आप यहां पर उपयोग कर रहे हो तो कहीं और उपयोग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। तो वही अवसर का त्याग आप किए हैं कि नहीं किए हैं। उसी अवसर के त्याग के परिणाम स्वरूप आपको यह अवसर मिला कि आपने अपनी लागत को किसी एक्स
यूनिट में ना लगाकर यहां पर लगाए हो, उसी का परिणाम स्वरूप तो है कि आपको एक अतिरिक्त यूनिट की प्राप्ति हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? चलो, तो ये किसके बारे में हम बात किए? ये बात किए हम अवसर लागत के बारे में। ठीक है। वास्तव में इसमें भी अगर हम बात करें तो अवसर लागत को मुद्रा के रूप में अगर हम डिफाइन करते हैं, मुद्रा के रूप में अगर हम इसको वर्गीकरण या इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, तो इसमें भी मौद्रिक के जो दो आधार हमने ऊपर आपको बताए, व्यक्त या स्पष्ट लागत, ये भी इसमें समाहित होता है। बात समझ में आई? मुद्रा में व्यक्त अवसर लागत के अंतर्गत लिखिए, हाँ हाँ, मुद्रा में व्यक्त अवसर लागत के अंतर्गत 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 हम मौद्रिक एवं मौद्रिक नहीं, व्यक्त एवं हम व्यक्त एवं अव्यक्त लागतों को शामिल करते हैं, शामिल करते हैं। क्लियर? ठीक है। अब आप लिखो बच्चा, जो चौथा हमारा आधार है, निजी एवं कौन सा है? सार्वजनिक लागत। तो हेडिंग डाल लो आप, निजी एवं सार्वजनिक लागत। ये क्या होता है? वास्तव में एक महानुभाव हुआ करते थे, प्रोफेसर पीगू, और इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम है द इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर। क्या नाम था? द इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर। कब लिखा था इन्होंने? 1932 में। 1932 में प्रोफेसर पीगू ने इस कॉन्सेप्ट को बताया कि लागत भी दो तरीके की हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो निजी लागत, दूसरा सार्वजनिक लागत। बात समझ में आई? कौन सी बुक का नाम था? द इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर। तो महत्वपूर्ण बुक है, इनका लिख लो नाम। पहले ये लिखो, निजी एवं सार्वजनिक लागत क्या होता है? निजी एवं सार्वजनिक लागत। ठीक है। निजी एवं सार्वजनिक लागत के अंतर्गत इनको सर्वप्रथम किसने डिराइव किया? निजी एवं सार्वजनिक लागत यानी प्राइवेट एंड जो पब्लिक कॉस्ट है, सबसे पहले प्रोफेसर पीगू ने। कौन भैया? प्रोफेसर पीगू। प्रोफेसर पीगू ने 1932 में एक बुक लिखा, और उस बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था द इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर। और इसी बुक में इन्होंने, ये जो बुक है ना, ये क्या है? यह बुक है। और इसी जो बुक है, इन्होंने इस पर निजी एवं सार्वजनिक लागत के बारे में बतलाया। तो इनके शब्दों में लिख लो, निजी लागत क्या है? निजी लागत, या इसी को हम कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट क्या है? निजी लागत, लिखो आगे, निजी लागत एक वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए, एक वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए निजी लागत एक वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए किसी एक फर्म पर किया गया खर्च है। उत्पादन के लिए किसी एक फर्म पर किया गया खर्च है। किया गया
खर्च है। निजी लागत समझ में आया? निजी लागत क्या है? एक वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए किया गया, एक फर्म पर किया गया क्या है? खर्च है या व्यय है। ठीक है, निजी लागत ये रहा। अब आप लिखो सार्वजनिक लागत। इसका क्या मतलब है? सार्वजनिक लागत, इसी को हम कहते हैं क्या भैया? पब्लिक कॉस्ट। इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर पीगू ने इसके बारे में बतलाया। क्या बतलाया वो लिख लो। जो लागत समाज के लाभ के लिए, जो लागत समाज के लाभ के लिए उत्पादन, जो लागत समाज के लाभ के लिए उत्पादन की जाए, समाज के लाभ के लिए उत्पादन की जाने वाली व्यय पर हो, उत्पादन की जाने वाली व्यय हो, वह क्या होती है? वह सार्वजनिक लागत होती है। वह सार्वजनिक लागत होती है। ठीक है, तो ये तो बच्चा हम बात किए निजी लागत के बारे में और सार्वजनिक लागत के बारे में, कि निजी लागत क्या होता है और सार्वजनिक लागत क्या होता है। तो आज हमने निजी एवं सार्वजनिक लागत के अंतर्गत जान लिया कि निजी एवं सार्वजनिक लागत का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको दिया कौन है। और इससे पहले भी हम लोगों ने 4 अलग अलग जो लागत है, लागत के प्रकार है, इसके बारे में हमने पढ़ा कि लागत क्या है और लागतों का प्रकार क्या है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि लागत का संबंध क्या है। ठीक है, लागत का उत्पादन के साथ कैसा संबंध है। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने का मात्र एक उद्देश्य है कि जब हम कीमत का निर्धारण करेंगे, तो कीमत का निर्धारण करने में हमको उत्पादन का स्तर भी देखना होता है। हमको यह भी देखना होता है कि हम उत्पादन क्या कर रहे हैं, हमारी आंतरिक बचत हो रही है या बाह्य बचत हो रही है, उत्पत्ति के साधन के नियम क्या प्रभावी रूप से प्रभावी है कि नहीं है। ठीक है, तो समस्त जो हम लोगों ने पढ़ रखा है अपनी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत, उसका सुदूरतम उपयोग करते हुए, उसका अच्छे से उपयोग करते हुए हम अपने कॉस्ट को कम रखने का प्रयास करते हैं एज अ उत्पादक के दृष्टिकोण से। तभी तो लाभ अधिकतम होगा। भाई उत्पादक सामयिक की अवस्था में कब होता है? जब वह अधिकतम लाभ प्राप्त करे। और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हमको यह प्रयत्न करना पड़ता है एज ए प्रोड्यूसर कि हमारा जो कॉस्ट हो वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो आगे अब हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं अगले स्लाइड में आप देखोगे, इसको हम कहते हैं लागत उत्पादन संबंध। क्या कहते हैं इसको? लागत का उत्पादन के साथ क्या संबंध है, यानी कॉस्ट प्रोडक्शन रिलेशनशिप। कॉस्ट प्रोडक्शन रिलेशनशिप, लागत का उत्पादन के साथ क्या संबंध है। ठीक है, लागत का उत्पादन के साथ क्या संबंध है, ये लिखो। ठीक, बात सुन भाई। अब देखो, वास्तव में हमने आपको बता रखा है पिछली कक्षाओं में कि वास्तविक यह बात होती है कि लागत का जो उत्पादन के साथ संबंध है, उत्पादन में हमने पढ़ रखा है कि उत्पादन के साधनों का हम उपयोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो या तो दीर्घकाल होगा या तो अल्पकाल होगा। तो इसका मतलब है कि इसको पढ़ने के लिए हमको 2 आधार तो जरूर चाहिए भाई। कौन सा आधार चाहिए? वह 2 आधार लिख लो। पहला है अल्पकाल यानी शॉर्ट पीरियड टाइम, और दूसरा है दीर्घकाल यानी लॉन्ग पीरियड टाइम। ठीक है, यह 2 आधार हमको, इसी 2 आधार पर चीजों को अपने बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। एक तो होता है अल्पकाल, दूसरा होता है दीर्घकाल। हमने आपको बता रखा है भैया कि अल्पकाल में क्या होता है। अल्पकाल में हमारी जो लागतें होती हैं या हमारे जो उत्पादन के साधन होते हैं, उसमें हम परिवर्तन जो है नहीं कर सकते। उसमें हमारी लागतें जो होती है कुछ तो स्थिर होती है, सॉरी, जो हमारे उत्पादन के साधन होते हैं वह कुछ स्थिर होते हैं और कुछ होते हैं परिवर्तनशील होते हैं। जबकि दीर्घकाल वह समयावधि है जिसमें उत्पादन के समस्त साधन क्या हो जाते हैं, परिवर्तनीय हो जाते हैं। इतना तो मालूम है सबको। चलो तो लिख लो, स्थिर साधन में वृद्धि नहीं की जा सकती
अगर स्थिर अल्पकाल जो है, अल्पकाल, अल्पकाल के अंतर्गत लिखना आप, क्योंकि यह दो तरीके के होते हैं, हमने बता रखा है अल्पकाल में क्या होता है, एक स्थिर साधन और दूसरा क्या है, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील साधन, अल्पकाल के अंतर्गत उत्पादन के ये दो साधन आपको देखने को मिलेंगे, जबकि दीर्घकाल में बस एक ही चीज, सारी की सारी परिवर्तनशील ही साधन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब अल्पकाल की अगर स्थिति उत्पन्न हुई तो स्थिर साधन में आप क्या करोगे, यदि अल्पकाल की स्थिति उत्पन्न हुई और स्थिर साधन में आप क्या करोगे, स्थिर साधन में आप वृद्धि, यानी इसके अंतर्गत आप वृद्धि नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते। किसमें, इसके अंतर्गत, ये जो हमने बताया, स्थिर साधन में आप वृद्धि नहीं कर सकते। बात समझ में आई? अच्छा, स्थिर साधन में आप वृद्धि नहीं कर सकते और अल्पकाल में, यानी इसके अंतर्गत आप क्या नहीं कर सकते, अल्पकाल में, अल्पकाल में आप क्या और क्या नहीं कर सकते, स्थिर साधन का तो वृद्धि नहीं कर सकते इसमें, मगर अल्पकाल में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आकार, फर्म के आकार में जो है वह परिवर्तन संभव नहीं होता। तो क्या होता है, फर्म के आकार में, फर्म के आकार में परिवर्तन संभव नहीं, संभव नहीं। बात समझ आई बच्चा, कि फर्म के आकार में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, जबकि स्थिर साधन में वृद्धि नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखा जाए कि प्लांट में जो होता है परिवर्तन दीर्घकाल में, दीर्घकाल में चूंकि सारी सारी चीजें क्या होती है, परिवर्तनशील साधन होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट में परिवर्तन हो सकता है, प्लांट में परिवर्तन, न केवल प्लांट में परिवर्तन, उत्पादन में भी परिवर्तन संभव, उत्पादन में परिवर्तन संभव। ठीक है। अच्छा, ये दो चीज तो होती है, मगर एक चीज नहीं होती, यहां पर स्थिर साधन नहीं है, तो आप लिख लो कि स्थिर साधन का अभाव यहां पर होता है, स्थिर साधन का अभाव। प्रश्न आया है कि वह कौन सी समयावधि है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों में स्थिर साधन का अभाव होता है, आप कहोगे वह समयावधि क्या है, हमारा दीर्घकाल है, यानी लॉन्ग टाइम पीरियड है। ठीक है, ठीक है भैया, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो भैया, आगे आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करें तो अल्पकाल को भी हम तीन तरीके से लागत के संबंध में बांटते हैं, अल्पकाल को और दीर्घकाल को दो आधार पर बांटते हैं। अल्पकाल में हम जो है लागत को तीन आधार पर जब बांटते हैं तो उसमें एक होता है कुल लागत, एक होता है हमारा औसत लागत और तीसरा होता है सीमांत लागत। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसको हम फर्दर कितने भागों में बांटते हैं, अल्पकाल के आधार पर हमने इसको बांटने का प्रयास किया तीन भाग में। अच्छा, ये फर्म के आकार में मत समझ लेना, ये आप समझ लेना इसके ऊपर के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी अल्पकाल के बारे में। तो क्या है, पहला क्या है, पहला है कुल लागत, यानी टोटल कॉस्ट, क्या इसे कहते हैं हम, टोटल कॉस्ट। दूसरा है, उसे हम कहते हैं औसत लागत, औसत लागत, जिसे हम क्या कहेंगे भैया, एवरेज कॉस्ट। और तीसरा जो है हमारा आधार जिस पर हम बांटने का प्रयास कर रहे हैं वह है सीमांत लागत। क्या है भैया, सीमांत लागत, इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? दीर्घकाल में अगर इसके आधार पर हम बांटे चीजों को दीर्घकाल में, तो दीर्घकाल में दो आधार होता है, एक क्या, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। क्या होता है, दीर्घकालीन औसत लागत, दीर्घकालीन औसत लागत और दीर्घकालीन सीमांत लागत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग
पीरियड एवरेज कॉस्ट। तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, आगे हम बात करेंगे यही LSE के बारे में, ठीक है, लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट, LSE, और इसे क्या कहते हैं, LMC, लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, बात समझ में आई। इसी को हम कभी कभी और छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी में एब्रीविएट किए हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, TC, टोटल कॉस्ट, इसी को हम कहते हैं AC, एवरेज कॉस्ट, और इसी को हम कहते हैं MC, यानी मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है, देख लो जल्दी से। हो गया, LMC दिख रहा है अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है पढ़ने में। आज कॉस्ट आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहां से ढेर सारे हमारे बनते हैं कुछ प्रश्न। 4 तरीके के आधार से हमने डिवाइड किया है, 4 तरीके के वर्गीकरण होते हैं, वो भी आपने देखा। उसके बाद हमने एक एक के बारे में बताया कि एक एक के बारे में कौन है, कैसे, ये सब चीजें के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं लागत उत्पादन के संबंध के बारे में। क्या बात कर रहे हैं, लागत उत्पादन के संबंध के बारे में। और एक चीज और आपको हम यहीं पे बताते चले कि वास्तव में ये जो दीर्घकालीन लागत उत्पादन का संबंध है ना, इसको 1920 में वाइनर ने बताया था। हम उस पर आगे आएंगे, बात करेंगे तो लिखवाएंगे आपको, ठीक है, नोट मगर बता दे रहे हैं क्योंकि अभी याद आ गया हमें। एक वाइनर महानुभाव थे, उन्होंने 1920 में इसके बारे में बात की थी, दीर्घकालीन उत्पादन लागत के बारे में, ठीक है, तो उसको हम लिखवाएंगे। अब एक एक के बारे में समझ लें कि कुल लागत क्या होता है, औसत लागत क्या होता है और सीमांत लागत क्या होता है, ठीक है, समझ लें। मजा आ रहा है ना, कंटिन्यू करें, चलो कंटिन्यू करते हैं भाई। आवाज जा रही है ना, हेलो हेलो, हाँ चलिए जी, बात करते हैं औसत लागत, सीमांत लागत और कुल लागत के आधार पर। कुल लागत क्या होता है बताओ, जानते हो आप कुल लागत क्या होता है? किसी भी उत्पादन इकाई में जो लागत हम संपूर्ण रूप से लगाते हैं और जो आउटपुट प्राप्त होता है वही तो कुल लागत होता है। तो कुल लागत को भी फर्दर हम 2 तरीके से बांटते हैं, नहीं, कुल लागत को भी हम 2 तरीके से बांटते हैं पुनः, ठीक है, तो लिखो मेरे साथ, कुल लागत को भी पुनः हम 2 आधार पर बांट देते हैं। वह आधार क्या है बताते हैं। कुल लागत को पुनः हम 2 आधार पर बांटते हैं। एक को हम कहते हैं स्थिर या पूरक लागत, क्या कहते हैं, फिक्स्ड टोटल कॉस्ट, स्थिर, या इसी को कहते हैं पूरक लागत, ठीक है भैया, फिक्स्ड टोटल कॉस्ट, ठीक है, स्थिर, पूरक या स्थिर कुल लागत। और दूसरा जो होता है वह होता है परिवर्तनशील कुल लागत, परिवर्तनशील कुल लागत, कुल लागत, यहां भी आप कुल जोड़ देना ताकि कुल लागत के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर कुल लागत को हम कहते हैं TFC, क्या कहेंगे, TFC, और इसे क्या कहते हैं, TVC। इसका मतलब हुआ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही तो अच्छी बात है, ठीक। अब ये क्या होता है जी, कुल लागत का वह भाग जो हमेशा स्थिर है वह स्थिर पूरक लागत में आता है। जैसे अगर आप उत्पादन कर रहे हैं फर्म में तो बिजली जलानी है आपको, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है आपको, तो इस तरीके की जो इंश्योरेंस, इंटरेस्ट लगना ही लगना है आपको। भाई इंटरेस्ट तो हमेशा फिक्स्ड ही होता है ना, 5% 10% अगर आपने लोन ले रखा है तो वो लागत ही है ना, तो वो कहाँ आएगा, TFC में आएगा। TVC में मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप अपने यूनिट का प्रोडक्शन करते जाओगे यह यूनिट से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। अगर आपकी यूनिट प्रोडक्शन की क्या हुई, बढ़ी, तो TVC भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चा, है क्लियर, मजा आ रहा है, चलो अगर मजा आ रहा है तो फिर अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है, औसत लागत। औसत लागत क्या होता है, औसत लागत को अगर हम निकालें, औसत लागत से समझे तो औसत लागत वह लागत होता है जो संपूर्ण इकाई हमने प्रोडक्शन किया है उसमें अगर हम यूनिट को डिवाइड कर दे।
यानी कुल लागत में अगर हम यूनिट जो हमारा निकला है उसको हम डिवाइड कर दें तो औसत लागत हमारा निकल जाएगा। औसत लागत भी पुनः दो तरीके से हम बांट सकते हैं, कौन कौन सा? औसत स्थिर लागत और औसत कुल लागत, औसत परिवर्तनशील लागत। क्यों? क्योंकि यहां भी तो कुल इकाई है, तो इसी के आधार पर हमने इसको बांटने का प्रयास किया है। और आप भी बांटो इसको दो तरीके से। क्या? कलर चेंज कर ले थोड़ा, नहीं तो एक ही में हो जाएगा। औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत, और यहां पर आप क्या लिखोगे? दूसरा जो है वह है औसत परिवर्तनशील लागत। जहां नहीं समझ में आएगा जरूर पूछना, ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। अभी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपको लगेगा। अच्छा, औसत स्थिर लागत को हम क्या कहते हैं? एवरेज। औसत को तो स्थिर ही कहते हैं, इसे कहते हैं AFC। क्या कहेंगे? AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसे क्या कहेंगे भैया? AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के आधार पर हम इसको बांटने का प्रयास किए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भैया? चलो आगे बढ़े। यहां तक किसी कोई दिक्कत? औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आगे बढ़ने के लिए अब सीमांत लागत क्या होता है, इसको भी बातचीत कर ले। सीमांत लागत क्या होता है? मजा आ रहा है ना? चलो, सीमांत लागत को हम जब निकालते हैं तो हमने आपको सीमांत के कॉन्सेप्ट को जो बता रखा है, तो हम कहें कि कुल उत्पादन में, कुल उत्पादन की लागत में, क्योंकि यहां पर लागत के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुल उत्पादन की लागत में एक अतिरिक्त इकाई जब हम प्रयोग को उत्पादन करते हैं, तो उस अतिरिक्त इकाई पर आने वाली जो लागत होती है वही तो सीमांत लागत होगी। होगी कि नहीं होगी? तो सीमांत लागत को भी हमने आपको बतला दिया। तो लिखना चाहो तो लिख लो, आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ रहा है तो क्यों लिखना भाई, ताकि सीमांत का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है ऑलरेडी। अब हम जल्दी से बात कर ले, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर ले, दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेरे साथ करो आप। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हमें मालूम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। चूंकि यहां पर बात किसकी किया जा रहा है? प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन नीचे होगा। और आगे बात किसकी कर रहे हैं हम? कॉस्ट की, तो कॉस्ट क्या होगा? ऊपर होगा। ठीक है, प्रोडक्शन के आधार पर तो हम कॉस्ट निकाल रहे हैं। और आगे हमने बता रखा है, हम बात कर रहे हैं क्या? कुल लागत और कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का यह ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको देखना है बच्चा कि हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वह तो स्थिर रहेगा ना, तो वह पैरेलल लाइन के बराबर रहेगा कि नहीं रहेगा? नीचे एक्स एक्सिस के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहे जितना उत्पादन करें न करें, हमको तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही देना है, क्योंकि यह फिक्स्ड प्रवृत्ति का है। आप उत्पादन करो मत करो, खुला रहे ना खुला रहे, आपको इतना पे करना ही करना है। तो हम अगर बात करें तो ये कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की है? अगर पैरेलल लाइन आई तो यह है TFC। क्या है? TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से ही हम बात करते हैं जो हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है भैया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो नीचे से जाएगा। जैसे जैसे उत्पादन अगर हम बढ़ाएं तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ाएंगे कॉस्ट भी बढ़ेगी, मगर एक निश्चित समय तक कॉस्ट। ताकि हमने बता रखा है पैमाने के बचतों का नियम, कि जब हम पूर्ण किसी भी प्लांट का पूर्ण उपयोग करेंगे तो उसकी भी क्षमता का पूर्ण सुदूरतम उपयोग करेंगे, जब एकदम ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे तो हमारी जो लागत है उसमें कमी भी आती है। तो जो हमारा TVC होगा वह क्या होगा? पहले तो ये बढ़ेगा, बढ़ा दो इसको, पहले ऐसे जाएगा, ऐसे जा 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 जाके ये ऐसे होगा, तो इसका नाम क्या है भैया? TVC। क्लियर? चलो, अब जो तीसरी बात है, इन्हीं दोनों का क्या होगा? वह, ताकि टोटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो टोटल होगा वह ऑलरेडी इसमें जुड़ा है। टोटल फिक्स तो ऑलरेडी जुड़ा है। जो टोटल हमारा कॉस्ट होगा वह यहीं से स्टार्ट होगा और यहां से यह सबसे ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा टोटल कॉस्ट। तो ऐसे आप बना लो। ठीक,
या इसका इसको इस तरीके से ना बनाओ, ये स्लैंट लाइन होती है ऐसे, ठीक है, ये तो बना लो आप इसको। ये किसका है? यह टोटल कॉस्ट का हमने रिलेशनशिप बताया, टीएफसी, टीवीसी और टोटल कॉस्ट के मध्य क्या संबंध है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा हम बैटरी चेंज करके आ रहे हैं ना। तो यहां तक बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बात करते हैं, और आगे की जो हमारी क्रियाविधि है वो हम पढ़ेंगे भैया कि इनके मध्य संबंध क्या है वास्तव में। सबसे पहले लिखो ए एफ सी। ए एफ सी कैसे निकालते हैं ये लिख लो। ए एफ सी महत्वपूर्ण है ये जो बता रहा हूं। ए एफ सी यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे निकालते हैं? टीसी, टीवीसी और टीएफसी तो बारे में बात कर लिए ना। अब हम बात करेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लिख लो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या एएफसी। हमने वहां पर ऑलरेडी बता चुका है कि एएफसी अब हम जहां लिखेंगे वो बात करेंगे औसत स्थिर लागत के बारे में। तो एएफसी आप कैसे निकालोगे? एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी अपॉन क्यू। ये क्यू कौन सा है? टोटल प्रोडक्शन। और टीएफसी क्या है हमारा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं जी। किसकी? एएफसी की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये विशेष, हाँ, टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, और वो भी इकाइयों में। कुल उत्पादन कैसे? इन यूनिट्स, ठीक है। अब देखो भैया, अगर हम एएफसी के बारे में बात करें तो एएफसी का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से बनता है एएफसी। इसको और कर लो, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है कुछ इस तरीके से इसकी ग्राफ बनती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। बात सुन भाई, इससे आपको क्या लगता है कि जैसे ये कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन है, जानते हैं, जैसे जैसे हमने प्रोडक्शन इसका बढ़ाया, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, देख रहे हो क्या है प्रोडक्शन, अगर हमने बढ़ा रहे हैं तो इसकी लागत क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आंतरिक बचतों का नियम या उत्पत्ति के साधन जब हम पढ़ते थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि जो हमारा उत्पत्ति का साधन है वह वाकई में कैसा है? वो घटते प्रतिफल के नियम का नियम यहां पर लगता है, ठीक है। इसके बारे में लिख लो, इसकी ढलान नीचे की ओर दाएं की ओर अग्रसर होती है। इसकी जो ढलान है वह नीचे की ओर दाएं की ओर अग्रसर होती है। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये एएफसी का। इसकी जो ढलान है वह नीचे की ओर दाएं की ओर होती है, यानी इसकी स्लोप कैसी होती है? राइट हैंड साइड की होती है। और यह आयताकार अतिपरवलय होता है। यह कैसा होता है? एएफसी हमेशा, एएफसी की एक प्रॉपर्टीज है, क्या है? यह हाइपरबोला रेक्टेंगल होता है। हाइपरबोला रेक्टेंगल होता है, और यह कभी भी शून्य नहीं होता। आयताकार अतिपरवलय, आयताकार अतिपरवलय, अति परवलय, ठीक है। आयताकार अतिपरवलय क्या होता है? हमारा एएफसी होता है, और यह कभी भी शून्य नहीं होता। यह कभी भी शून्य नहीं होता, यह भी आप लिख लो। यह कभी भी क्या होता है भैया? जीरो, कभी भी शून्य नहीं होता, ठीक है। आ रहा हूं मैं, ठीक।
ठीक है, कंटिन्यू कीजिए फिर बताते हैं सारी बात। हाँ, तो एएफसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में हमने आपको बताया कि हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होता है, और यूजीसी नेट का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। हजारों बार आप देखोगे प्रीवियस ईयर में बार बार घुमा घुमा के बोलता है कि क्या एएफसी कभी जीरो हो सकता है। तो क्यों नहीं होगा, हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, क्योंकि अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो जीरो कैसे हो सकता है भाई। फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो जो ऑलरेडी फिक्स्ड है वो जीरो तो कभी हो नहीं सकता ना। आप प्रोडक्शन करो मत करो, आप चलाओ मत चलाओ, आपको उतना पेड तो करना है। जैसे ये लाइट की बिजली के बिल है, तो एक फिक्स्ड चार्ज होता है ना। आप देखते होगे आपके यहाँ जो यूनिट वगैरह लगता है उसके एक फिक्स्ड चार्ज हमेशा होता है इंस्टॉलेशन में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एएफसी की, तो एएफसी इज ऑलवेज क्या, हाइपरबोला रेक्टेंगल। हाइपरबोला रेक्टेंगल इसी को कहते हैं जो मैंने आज आपको बना के रखा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। कॉस्ट के बारे में यहां पर बातचीत हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे के बारे में अगर बात करें हम, और इसके आगे के बारे में, ये तो हम बात किए एएफसी। एएफसी कैसे निकलता है, जब हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है अपान अगर हम क्वांटिटी कर लेते हैं तो वहां पर हमको निकलेगा एएफसी। ठीक है, समझ में आ रही है ना चीजें। उसके बाद हाइपरबोला रेक्टेंगल के बारे में हमने बताया, हमने अभी बताया कि यह शून्य कभी भी नहीं होता। तो जिस तरीके से एएफसी निकाले उसी तरीके से हम एबीसी भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो भी निकालो भैया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, कौन बताएगा, बताओ। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा है एबीसी, ये कैसे निकलेगा। औसत तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, और औसत में भी हमने बांटा है किससे, वेरिएबल और फिक्स्ड में। तो लाजमी सी बात है भाई, अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं, तो अगर हम टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम कुल क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दे इन यूनिट वाले में, तो एबीसी निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल, तो एकदम इजी सा है। क्या करोगे आप, टीवीसी अपॉन क्यू, ये भी क्यू कौन प्रोडक्शन, ये पूरा टोटल प्रोडक्शन के यूनिट्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, टोटल प्रोडक्शन के यूनिट्स को। तो कभी कंफ्यूज मत होना, टोटल प्रोडक्शन के यूनिट्स को क्या करता है, ये डिफाइन करता है। तो एबीसी निकल गया हमारा। ठीक, अब प्रश्न बनता है, लिख लो पहले, ये लिखो, हो गया। इसकी बारे में बात करें तो इसको अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये कैसे होगा। अगर हम बात कर ले, ये हमें मालूम है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में हमने बात किया। इधर हमारा क्या होता है भैया, प्रोडक्शन होता है। क्यों होता है ये भी हमने बताया, क्योंकि यह आधार है, और आधार के ही आधार पर हम यहां पर कॉस्ट के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट है हमारा। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एबीसी की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने बात करनी है। तो हमने आपको बता रखा है कि उत्पादन की वृद्धि के साथ यह कम वृद्धि तो होता है, परंतु जैसे जैसे यह क्या होगा, एक घटते प्रतिफल के कारण यह अपने नेचर के हिसाब से बढ़ता रहता है। नहीं समझे, नहीं समझे। जैसे जैसे उत्पादन की वृद्धि हुई, चूंकि यह क्या है भैया, वेरिएबल कॉस्ट है ना, अगर हम उत्पादन रोक दें तो कुछ हम वेरिएबल कुछ भी, अब हम रॉ मटेरियल अगर लगा रहे हैं तो एक यूनिट पे तो एक उसकी कुछ यूनिट की मात्रा होगी, और मात्रा का कुछ लागत हमने लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। अगर हम 10 यूनिट और बढ़ा दें तो 10 यूनिट पर और अतिरिक्त हमको रॉ मटेरियल देना पड़ेगा। तो यही तो है वेरिएबल, कि जैसे जैसे आप अपने क्वांटिटी में वृद्धि कर रहे हैं वैसे वैसे आपके वेरिएबल कॉस्ट में भी वृद्धि हो रही है। तो लाजमी सी बात है, अगर आप कॉस्ट का नियम हम पढ़ चुके हैं कि चूंकि प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उत्पत्ति के साधनों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप कम उत्पादन करोगे, अगर उसकी पूरा जो क्षमता है उसका उपयोग नहीं करोगे, तो आपके पास बर्डन ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा होगा ना। अगर आप कम उत्पादन करोगे तो लागत तो यही ऊपर ही रहेगा। जैसे जैसे आप क्या करोगे, अपने उत्पादन की वृद्धि करना स्टार्ट कर दोगे, लागत की लाइन क्या होगी, कम होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी। मगर फिर अब और आप परिवर्तनशील करते रहोगे, बहुत परिवर्तनशील करोगे, यानी उसकी जितनी क्षमता है उसका भी आप उपयोग करने के बाद फिर से लगना स्टार्ट करोगे, तो फिर आपकी लागत बढ़ने स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और यह किसकी खूबी है, यह हमारे एबीसी की खूबी है। तो इसको जल्दी से बना लो आप। ये पहले ऐसे होता है, बहुत ज्यादा हो गया, ये पहले ऐसे होता है और ऐसे के बाद फिर ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की, ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एबीसी के बारे में बात कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हमने बात
कर रहे हैं। क्यों होता है ये? अब इसके बारे में आप लिख लो एक लाइन, क्यों होता है? उत्पादन की वृद्धि के साथ, उत्पादन की वृद्धि के साथ कम परंतु, उत्पादन की वृद्धि के साथ कम परंतु वे घटते प्रतिफल के नियम के कारण बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं। उत्पादन के वृद्धि के साथ कम परंतु घटते प्रतिफल के नियम के प्रभावी होने से लागत बढ़ना प्रारंभ कर देती है। ठीक है बच्चा, यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यही पूछा है बार बार कि क्या कारण है कि एबीसी जो है यह पहले तो बढ़ती, उसके बाद घटती है, फिर बढ़ना स्टार्ट करती है। तो कौन सा कारण है ये? उत्पादन के कौन सा नियम? प्रतिफल के नियम। और प्रतिफल का भी हमने कौन सा नियम बताया था आपको? 3 नियम बताए थे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जब पढ़ रहे थे, और फिर उत्पत्ति के नियम में जब हम, उत्पत्ति का नियम 2 तरीके से हम पढ़े, एक तो हमने पढ़ा अल्पकाल में, दूसरा पढ़ा दीर्घकाल में। अल्पकाल को आप याद करोगे हमारी क्लास में, तो हमने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि वहां भी 3 तरीके के नियम होते हैं। कौन कौन सा? स्थिर प्रतिफल का नियम, वृद्धिमान प्रतिफल का नियम और ह्रासमान प्रतिफल का नियम। इसी तरीके से 3 हमारे उत्पत्ति के साधन में भी जब हम बात कर रहे थे लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में, वहां भी 3 तरीके के हमारे पैमाने के प्रतिफल के नियम हैं। हमने बात किया था ना, एक तो आनुपातिक रूप से संबंध होता है और दूसरा क्या होता है? पैमाना। बताया था ना, पैमाना यानी स्टैंडर्ड हमने मान रखा था। याद करो पिछली कक्षा को, इसकी पिछली कक्षा में हमने ये सब सारी चीज बता रखी है आपको। तो वहां यहीं पर चूंकि हम, आपने एलोबरेट भी किया कि जैसे जैसे हम अपने क्या करेंगे, उत्पादन में वृद्धि करना स्टार्ट करेंगे, वैसे वैसे हमारे वेरिएबल कॉस्ट में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। मगर इसकी भी कोई लिमिट होती है, क्योंकि हम अल्टीमेट करते कर क्या रहे हैं? उत्पत्ति के साधन हमारे 5 है ना, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और संगठन। और इसमें भी हम बात किसकी कर रहे हैं? अल्पकाल की। अगर पूरी पूरी आप बात करोगे तो हम बात किसकी कर रहे हैं? अल्पकाल की। देखोगे, अगर हम एक चीज और आपको बता दें, अभी आज तक की क्लास में आप देखो, अल्पकाल के बारे में बात कर रहे हैं ना, अभी हम दीर्घकाल के बारे में बात तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अल्पकाल के। और अल्पकाल में हमने आपको यहां पे बताया कि स्थिर साधन होती है और परिवर्तनशील साधन होता है। ठीक है, बात समझो, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं वो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन होता है। स्थिर साधन के अंतर्गत हम अभी हम बात कर रहे हैं अल्पकाल में, ये सारी चीजें क्रियाविधि जो अभी तक हमने बात कर रही है, चल रही है, ये किसकी बात हो रही है? अल्पकाल की। और अल्पकाल में ही हमने आपको बताया था कि जो हमारे उत्पत्ति के साधन होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्थिर साधन हो गया और दूसरा परिवर्तनशील साधन हो गया। क्योंकि हम आगे जो बात कर रहे थे, लास्ट में आपको यहां पर देखने को मिलेगा, हम यहां पर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी परिवर्तनशील के बारे में बात कर रहे हैं। स्थिर के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है। समझ रहे हो ना? तो अल्पकाल में उत्पत्ति के पैमाने के जो घटते प्रतिफल के नियम है वह प्रभावी होगा, और दीर्घकाल में दीर्घकाल वाला उसका जो नियम है वह प्रभावी होगा। इसीलिए हमारी कक्षा को जो एक दिन मिस किया, समझो पूरी इकोनॉमिक्स गई उसकी। ठीक है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है, हर सिद्धांत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर घटते प्रतिफल का नियम, तो इसका मतलब आपको आना चाहिए कि घटते प्रतिफल का नियम की क्या हमने बातचीत कर रखी है। ठीक है, अब लेट न करते हुए इसके आगे के बारे में बातचीत करें, जिसे हम कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी। क्या कहते हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट। ये कैसे होता है जी? अगर हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दें तो एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना, ताकि ये उन्हीं के दोनों बच्चे हैं, तो बच्चों को जोड़ दो तो पिताजी मिल जाएंगे। जल्दी से करो भाई, क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज टोटल कॉस्ट।
बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। अब एटीसी कैसा हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कराएगा ये आप देखो। एटीसी का जब हम बनाएंगे, इधर प्रोडक्शन पी, इधर सी। अब आप पी और प्रोडक्शन लिख देना और कॉस्ट लिख देना। वास्तव में ये जो एटीसी हमारा बनता है ना, ये कुछ इस तरीके से बनता है। एटीसी यू आकार का, ठीक है। बात समझ में आई? कैसा बनता है? यू आकार का बनता है, ठीक है। एटीसी कैसा होता है? यू आकार का। और यह बार बार पूछा जाता है प्रश्न में कि वह कौन सा, अच्छा एक और प्रश्न है कि पूरे कॉस्ट के कर्व में वह कौन से ऐसा कर्व है जो यू आकार का नहीं बनता। बाकी सब कमोबेश यू आकार का बनते हैं, सारे जितने हैं सब यू आकार के बनते हैं। एक कर्व है जो हमने बनाया है मगर वह यू आकार का नहीं बना है, उसको हम क्या करते हैं बताओ? जो कर्व यू आकार का नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? नहीं मालूम आप लोग को ना? नहीं मालूम ना? हाँ, यूजीसी नेट का यह बोलते हैं ना कॉपीराइट वाला क्वेश्चन है। आप देखना, चाहे इकोनॉमिक्स से आप पढ़ो यूजीसी नेट में, चाहे कॉमर्स से पढ़ो। आगे हम लोग देखते हैं, एक 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 कर्व हमने आपको बताया है और वह कर्व आपको दिखा दे जल्दी से। अगर इसके बारे में बात करें तो ये भी तो यू आकार का शेप ले रहा है। अगर हम बड़े बड़े आधार पर देख, मगर क्या यू आकार का ये ले रहा है क्या? नहीं ना। तो एएफसी की एक खूबसूरती है कि यह यू आकार का शेप नहीं लेता। पूरे कॉस्ट में इसकी एक विशेषता होती है कि एएफसी कभी भी यू आकार का हो ही नहीं सकता, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पीजीटी के रिगार्डिंग बात करोगे और वहां पर अगर आपको जो है इंटरव्यू फेस करना होगा तो यह बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा कर्व जो हाइपरबोला होता है, तो हाइपरबोला भी हमारा एएफसी है। वह कौन सा कर्व है जो कभी भी शून्य नहीं होता, तो वो भी हमारा एएफसी है। वह कौन सा कर्व है जो कभी भी यू आकार का नहीं होता, वह कौन है? हमारा एएफसी। बात समझ में आई? तो ये भी हमको चीज याद रखना है बच्चा। अब हम आते हैं इसके बारे में, एटीसी के बारे में बात किए तो एटीसी का आकार कैसा होता है? हमने आपको बताया एटीसी का आकार यू आकार का होता है। इसका शेप कैसा होगा? यू आकार का होगा, ठीक है। अच्छा, यू आकार का क्यों होता है? हम जब पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं ना कब, क्यों, कैसे। मान तो लिए भाई किताब में लिखा है क्यों, किताब में हमने पढ़ लिया है कि यू आकार का होता है। क्योंकि आप देखोगे तो यहां पे आपको देखेगा हमने पढ़ रखा है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, पढ़ा है। जैसे जैसे वृद्धि करेंगे वैसे वैसे क्या होगी? वैसे वैसे जैसे जैसे हम अपने उत्पादन में वृद्धि करेंगे कॉस्ट में कमी आएगी। एक ऐसा बिंदु आएगा जहां पर यह स्थिर हो जाएगा। स्थिर किया हो ना, फिर अगर हम बढ़ाएंगे तो कॉस्ट की लागत बढ़ती जाएगी। तो यह कौन नियम बताता है? 3 नियम बताया परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ह्रासमान, वृद्धिमान और स्थिर। तो यही 3 तो अवस्था है। तो यू देखो, यू क्या है? पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। यहां पर पहले घट रहा है, पहले बढ़ा था, फिर घट रहा है, फिर स्थिर हुआ, फिर बढ़ने लगा। और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। मजा आ रहा है? तो यू आकार का क्यों होता है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है? तो रीजन आप लिखोगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्या लिखोगे? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसका जो है वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपात का नियम, जो भी आपको लिखना हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ऐसा हो रहा है गुरुजी। बात सुन में आई? ये ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के आधार पर ये हो रहा है। अब हम अल्पकाल के जो बात कर रहे हैं बच्चा, अल्पकाल में क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 1.5 घंटे का, ठीक है, मगर आज खत्म करेंगे इसको, ठीक। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो यहां तक बात समझ में आई? दूसरी बात अब हम कर रहे हैं, एक और लागत हमारा बचा जिसका नाम है सीमांत लागत। सीमांत लागत, लागत को बच्चा हम 3 तरीके से पढ़ते थे। कौन कौन सा? कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। कुल लागत को फिर हम बांट दिए थे 2 बार में। कौन कौन से भाग में? कुल लागत स्थिर के आधार पर, कुल लागत परिवर्तनशील के आधार पर। इसी तरीके से जब हम औसत लागत को बांटते हैं तो वहां भी हमने 2 बार में बांट दिया, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सीमांत लागत के बारे में। आप लेट आए हो तो थोड़ा आपको एक आइडिया दे रहा। सीमांत लागत का मतलब क्या होता है?
सीमांत का मतलब हमने बताया था कि सीमांत का मतलब ये होता है हमने सीमा का अंत करना, हमारी जो सीमा है उसका हम अंत कर दें। तो अंत हम कब करेंगे? एक अतिरिक्त इकाई लगाएंगे तभी तो अंत करेंगे। भाई आपकी लंबाई है, अब आपकी लंबाई को हमको बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है तो हम वृद्धि करेंगे ना, और अगर हम वृद्धि कर रहे हैं तो उस पर जो लगने वाला लागत होता है वही तो होता है सीमांत लागत, कि जो कुल उत्पादन ऑलरेडी मान लो हम 100 यूनिट का कर दिए, अब 100 यूनिट पे हमको उत्पादन पर लागत जो है वह 1000 है, और 101 यूनिट अगर हम कर रहे हैं तो 101वां यूनिट पर हमारा अगर लागत है और कुल उत्पादन लागत हमारा 1010 हो गया, तो एक यूनिट का जो सीमांत लागत है वह 10 रुपए होगा कि नहीं होगा? उसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हम क्या लिखें यहाँ पर? सीमांत लागत। जल्दी से कर लो, आप लोग पढ़े हो गए मुझे मालूम है, मगर फिर भी हमारा बताने का मंतव्य है, चूंकि हम मार्केट पढ़ने जा रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट के बारे में जरूर जानना चाहिए। हालांकि आपके सिलेबस में है कि नहीं, ठीक है, इसका आधार ये है कि सिलेबस में पहले ये तो लिख दिया, सिलेबस बनाने वाले को बुद्धि देखो, ये तो लिख दिया कि भैया पूर्ण बाजार में आप कीमत का निर्धारण करो, मगर बिना लागत के, बिना आगम के हम कीमत का निर्धारण करेंगे क्या? क्योंकि जो फर्म होता है, जो उत्पादक होता है, वही तो कीमत का निर्धारण करता है। हाँ, और उत्पादक कहाँ रहता है? या तो उसका फर्म रहेगा या तो वह उद्योगों के बीच रहेगा। तो फर्म में क्या कीमत का निर्धारण होगा, उद्योग क्या कीमत का निर्धारण करेंगे, यह हमको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 2 क्लास तो पढ़ना बहुत जरूरी है, कॉस्ट एनालिसिस और रेवेन्यू एनालिसिस। इसको हम स्किप कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे अब वहां पर हमको में कम मेहनत करनी पड़ेगी। हम आपको बता देंगे एएफसी है, ये एएफसी आया तो आप समझ जाओगे एएफसी क्या है, ठीक है? नहीं तो हम वहां पर जाकर फिर एएफसी बताएं तो वो चीजें बड़ा मिंगल हो जाती और इसकी प्रॉपर्टीज भी आप नहीं लिख पाते। तो आप लिखो सीमांत लागत। सीमांत लागत का मतलब कैसे इसको निकालते हैं, यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि एमसी कैसे होता है, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। आप लिखोगे डेल्टा टीसी, यानी कुल, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है, डेल्टा टीसी यानी डेल्टा कुल लागत में जो परिवर्तन हो रहा है वो अपॉन डेल्टा क्यू, कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हो रहा है वो। बात सुन भाई, डेल्टा टीसी किसको डिनोट कर रहा है? लिख लो भैया, आप लोग सारी चीजें हम लिखेंगे तभी लिखोगे क्या? डेल्टा टीसी का मतलब होता है कुल लागत में परिवर्तन। किसको डिनोट कर रहा है? कुल लागत में परिवर्तन। और डेल्टा क्यू किसको डिनोट कर रहा है? कुल उत्पादन के इकाइयों में परिवर्तन। बात सुन भाई, अच्छा फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास एन निकलेगा, एन मतलब एन नंबर निकलेगा, और एन प्लस इकाई जो हमारी होगी वही होगी हमारी क्या? लागतों का अंतर होगा, ठीक है? बात समझ में आ रही? मैं क्या बोला? क्लियर? एन इकाई हमारे पास निकलेगी और उसमें से जो एन अतिरिक्त इकाई का जो लागत होगा वही तुम्हारा होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखो एम सी एन बराबर, एम सी एन बराबर क्या होगा भैया? टीसीएन माइनस टीसीएन माइनस 1, यही तो होगा। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट या एन एन नंबर, ठीक है, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन नंबर माइनस 1 अगर कर दो, चूंकि एक अतिरिक्त इकाई के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या निकलेगा? यह हमारा दूसरा फॉर्मूला है और इसके आधार पर हम एमसी निकाल सकते हैं। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब रिलेशन देखते हैं एमसी और एसी में। एमसी और एसी का रिलेशन देखते हैं और यहां से ढेर सारे प्रश्न पूछा जाता है। एमसी और एसी का रिलेशन, जल्दी से आ जाओ मेरे साथ और आप लोग देख लो रिलेशनशिप बिटवीन एमसी एंड एसी। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध है? ठीक है, पहला संबंध क्या है वो लिखो। जब एमसी गिरावट होती है तो एसी से कम होगी, पहला संबंध लिखो इसका। पहला क्या है? जब एमसी गिरावट में होगी, अब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, क्यों होता है वो भी बता देंगे। जब एमसी गिरावट होती होगी तो एसी से कम होगी, यह पूछा जाता है प्रश्न में, ठीक है। जब एमसी गिरावट होती है तो एसी से कम होती है। जब एसी बढ़ती है, दूसरा रिलेशन क्या है? जब एसी बढ़ती है, जब एसी बढ़ती है तो एमसी भी बढ़ती है, तो एमसी भी क्या होगा?
बढ़ती है। जब एसी बढ़ती है तो एमसी भी बढ़ती है। अच्छा, ये तो समझ में आया। और वह एसी से अधिक हो जाती है, और वह एसी से अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है। क्लियर? समझ में आई बात? यह प्रश्न पूछा जाता है कि एमसी गिरावट होगी, जब एमसी गिरेगी तो एसी से कम होगी। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके समझने का प्रयास करते हैं जल्दी से। इधर क्या होता है बताओ? प्रोडक्शन। इधर क्या होता है? क्योंकि हम रिलेशनशिप किसमें देख रहे हैं? एसी और एमसी में। एक मिनट रुक जाओ। हमने क्या बताया? जो बोला वही करना है। एमसी गिरावट होगी तो एसी से कम होगी। एमसी और एसी दो बना लो। ये कौन सी लाइन हो सकती है बताओ? एमसी या एसी? बता भैया। क्या हमने लिखा है? जब एमसी गिरावट होगी तो एसी से कम होगी, यानी ज्यादा कौन गिरेगा, एसी या एमसी? हाँ, देखो, एमसी और एसी का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा है। एमसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल। तो मार्जिनल बड़ा है कि औसत बड़ा है? मार्जिनल क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई ना। औसत क्या होता है? संपूर्ण इकाई का औसत करोगे ना। तो बड़ा क्या है, एसी की एमसी? अगर एमसी जीरो हो जा रहा है, और एमसी ऋणात्मक भी होता है मगर एवरेज कभी भी नहीं होता, ये तो मालूम है ना। तो इसका मतलब है कि एसी इस तरीके से भी देख लो, बड़ा होगा ना। तो चीजों को समझा करो थोड़ा। ठीक है, अब इसमें बताओ। अब बता दिया, अब बताओ। थोड़ा हम भी चेक करते रहते हैं यार आप लोग को। क्या होगा? देखो, ये हुआ हमारा एमसी, ये हुआ हमारा एसी। जब एमसी गिरावट होगी तो एसी से कम होगी। ज्यादा कौन गिर रहा है जी? यहां पर कॉस्ट आ रहा है इसका, गिर तो एसी ज्यादा रहा है ना। मगर जहां पर ये इसको टच किया है या एक्सीड किया, मगर एमसी क्या हुआ, जहां पर इसको टच करता है ना वहीं से स्टार्ट हो जाता है, तुरंत बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये इसकी खूबी है। बात समझ में आई? तो ये इसका एक तरीका है, हम इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारा अल्पकालीन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, अब आते हैं दीर्घकाल पे, बातचीत कर ले थोड़ा, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ये हुआ हमारा क्या, अल्पकाल का कॉन्सेप्ट क्लियर। जल्दी से बना लो इसको, फिर चलते हैं दीर्घकाल पर, बातचीत करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है दीर्घकाल वाला। ठीक है, इसमें ढेर सारे फैक्ट हैं दीर्घकाल वाले में, ताकि सारी चीजें वही है, बस एल जोड़ देना है, एल। ठीक है, हमने आपको बता रखा है बच्चा कि दीर्घकाल में सारी चीजें क्या होती हैं, उत्पादन के साधन कैसे होते हैं, सबके सब परिवर्तनीय होते हैं। और जब सारे के सारे साधन क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रौद्योगिकी प्रगति होता है, प्रौद्योगिकी की प्रगति होती है, और जो उत्पादक होता है उसको पर्याप्त समय मिल जाता है सोचने समझने का और तुलना करने का। एनालिसिस ही कर रहे हैं ना। हमारा हेडिंग क्या है, कॉस्ट को एनालिसिस करना। ध्यान देना, कुछ भी पढ़ाता हूं तो यूं ही हेडिंग नहीं आ जाता बुक में, या हम जो पढ़ाते हैं कुछ भी ऐसे ही नहीं आ जाता। हम कॉस्ट को एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कॉस्ट को जो लगाए हैं। हमारे पास एक यूनिट बनाया है, 10 रुपए आया है। अब 10 रुपए कहां कहां किस लागत पे आया है, इसी को एनालाइज कर रहे हैं ना। तो हमको निकल के आया भैया एवरेज कॉस्ट है, फिर हमको निकल के आया मार्जिनल कॉस्ट है। तो हम एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं इसका, यानी चीजों को अलग अलग कर रहे हैं अपने उद्देश्य के अनुसार। अच्छा, जहां पर उद्देश्य खत्म हो गया वहां विश्लेषण नहीं होता। जहां पर उद्देश्य खत्म हो गया वहां पर विश्लेषण हम करते नहीं है, उसको बिखराव फिर कर देते हैं। ठीक है, उसको डिस्पर्जन स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाएंगे तो वहां पे आप चीजों को समझेंगे।
अब आ जाते हैं जल्दी से, स्लाइड करते हैं चेंज, तीसरी स्लाइड है और इसका नाम हम क्या लिए, लॉन्ग पीरियड कॉस्ट, क्या यानी दीर्घकालीन लागत। तो लिख लो आप, लॉन्ग पीरियड कॉस्ट के अंतर्गत हमने बताया कि यह दो तरीके के होते हैं, आपको याद होगा तो याद होगा, एक क्या होता है LAC और दूसरा होता है LMC, बता दिया है। लॉन्ग पीरियड एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है यहां तक चीजें? चलो, वाकई में एक महानुभाव हुए थे 1920 में, वाइनर, क्या नाम था उनका, वाइनर। अभी तक प्रश्न में पूछा नहीं गया मगर पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट का क्वेश्चन है ये। 1920 में एक महानुभाव थे वाइनर, ठीक है, इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था इसके रिगार्डिंग। इन्होंने क्या कहा था कि किसी फर्म की LAC, लिखो, इन्होंने कहा था कि किसी फर्म की LAC, किसी फर्म की LAC सभी अल्पकालीन लागत वक्रों को ढकता हुआ होगा। इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू हिम कि सभी फर्मों की LAC, सभी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मत समझ लेना, सभी फर्मों की LAC, बताओ किस राष्ट्र का है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, किन दो राष्ट्रों के बीच है LAC, किसके किसके बीच है, पाकिस्तान, बताओ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके किसके बीच है, गधों, कुछ नहीं आता, इंडिया और चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LOC किसके बीच है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और अपने बच्चा, बच्चा मीन्स पाकिस्तान। सभी फर्मों की LAC, क्या हमने बताया, सभी फर्मों की LAC अल्पकालीन लागत वक्रों को ढकता हुआ, अल्पकालीन लागत वक्रों को ढकता हुआ, लागत वक्रों को ढकता हुआ, सभी फर्मों की LAC अल्पकालीन लागत वक्रों को ढकता हुआ इनवेलप कर्व का निर्माण करेगा, ढकता हुआ होगा, ढकता हुआ होगा और आवरण का निर्माण करेगा, और आवरण का निर्माण करेगा। यह यूजीसी नेट और आपके क्वेश्चन का बड़ा प्यारा है, इसी को हम कहते हैं इनवेलप कर्व। क्या कहते हैं, इनवेलप, इनवेलप समझते हो, नहीं समझते, लिफाफा, लिफाफा नाम सुना है ना, एनवेलप, एनवेलप कर्व। इकोनॉमिक्स बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस पढ़ाने वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1920 में LAC के बारे में ही इन्होंने बताया, कौन, वाइनर। इन्होंने क्या कहा कि सभी फर्मों की जो LAC है, चूंकि दीर्घकाल तक पहुंचने के लिए हमको अल्पकाल की अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है, मालूम है ना, एक एक घंटे से तो 24 घंटा बनता है, तो एक घंटा दीर्घ अल्पकाल है, 24 घंटा दीर्घकाल है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां समझ लो कि अल्पकाल में भी अगर हम चीजों को निर्वाह कर किए हैं, निर्माण किए हैं, तो उसका भाई कॉस्ट है ना, उसका भी एवरेज कॉस्ट है, उसका भी मार्जिनल कॉस्ट है, उसका भी टोटल कॉस्ट है, तो यहां भी तो वही चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर सारी चीजें क्या हो जाती हैं, परिवर्तनशील होती हैं, उत्पत्ति के साधन सारे साधन क्या है, परिवर्तनशील है। इसके आधार पर हमने दो भाग में बांटा, एक तो हमने लिया LAC, दूसरा हमने लिया LMC। LAC के बारे में 1920 में वाइनर ने बताया क्या, कि LAC जो है वह सभी फर्मों की LAC अल्पकालीन लागत को जो है वक्रों को ढकता हुआ होगा, ठीक है। अब MCQ बन जाएगा भाई कि दीर्घकाल में जो LAC होगा वह क्या सभी अल्पकालीन लागतों को ढकता हुआ नहीं होगा, कारण बोल देगा। तो एसेशन रिसेशन का क्वेश्चन आता है ना, कथन कारण वाला आता है ना, तो वहां पे आप गोल गोल मत होना, आपको यह मालूम होना चाहिए कि भैया अल्पकालीन लागत को वक्रों को ढकता ही हुआ होता है, कौन, हमारा LAC, ठीक है। और इसी को उन्होंने एक नाम दिया जिसका नाम है एनवेलप वक्र, या वही आवरण, आवरण मतलब होता है ढकना, ढकना, तो वो ढक दिया पूरा पूरा, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझ लें, समझ लें, समझ लें, फिर इसके बारे में और चीजें बताएंगे, और वही चीजें महत्वपूर्ण है सारी चीजें।
ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इधर आप जानते हो प्रोडक्शन कर लेना भाई, पी इधर क्या होगा बताओ, कॉस्ट सी, ठीक है, क्लियर। अब देखो, चूंकि हमने क्या बताया, अल्पकाल में जो लागत होती है और दीर्घकाल की जो लागत होती है वो, देखो ये, ठीक, ये कुछ दिख रहा है ना, इसी को हम नाम दे दिए LAC, ठीक, आवरण वक्र हो गया है। अब हम छोटे छोटे और वक्र बनाएंगे, छोटे छोटे वक्र, ठीक है। ये क्या हुआ, ये भी LAC है, मगर किसका, ये SAC है, मतलब स्मॉल वाला जो अल्पकाल का है उसका, तो इसको हम क्या कहेंगे, SAC1 पहला है, ताकि अल्पकाल है, ये पूरा पूरा दीर्घकाल के बारे में बात कर रहा है, तो दीर्घकाल में ढेर सारे अल्पकाल आएंगे तब तो दीर्घकाल बनेगा ना, तो ये पहला उत्पादन SAC हुआ, ठीक है। दूसरा इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो इसी में, अब देखो क्योंकि यह सबको टच करता हुआ ही जाएगा, तो क्या नाम है, SAC2, फिर इसको भी टच ही करेगा, नीचे नहीं जाएगा कभी, इसको भी क्या करेगा, यह टच करता हुआ ऐसे जाएगा, SAC3। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो हमारा LAC है, यह वास्तव में इसका एक आवरण वक्र है कि नहीं। लिफाफा जब हम करते हैं तो उसको फोल्ड करते हैं ना, कुछ उसमें खत वत, अब तो जमाना ही चला गया, मान लो ये कॉपी है आपकी, इस तरीके की चीजें हम करते हैं, इस तरीके के बनाते हैं, तो ऐसा ही तो कुछ होता है ना, उसके अंदर डाल देते हैं, तो ये वाकई में इसका अंदर, इसका पेट में ही तो गया है सारी चीजें, तो इसलिए इसको LAC बोलते हैं। और यही जो हमारा कर्व होता है इसको हम कहते हैं इनवलप कर्व। हाँ हाँ, फर्स्ट वाला बाहर रहेगा, ठीक है, ये भी हमको देखना है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं, ठीक है। अब इसके आगे की विशेषताएं लिख लो आप, पहला तो हमने बताया ये, दूसरा क्या होगा, बना लेना इसको, बढ़ाओ बढ़ाओ इसको और बढ़ाओ ऊपर, बराबर नहीं रहेगा, बढ़ेगा, हाँ, ठीक है। ठीक है, हो गया, आगे बात करें, इसी में आगे हम बातचीत करते हैं बच्चा, आगे इसके आगे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके आगे के बारे में बात कर लो, LAC वक्र को योजना रेखा भी कहते हैं। LAC वक्र को क्या कहते हैं, LAC को प्लानिंग कर्व भी कहते हैं। प्रश्न 1000 बार पूछा गया है, नहीं पूछा गया है तो पूछा जा सकता है, और बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि किस कर्व को हम प्लानिंग कर्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील लागत हमारा ऐसा होता है भैया, परिवर्तनशील लागत हमारा ऐसा होता है कि हम जो है योजना बनाते हैं, उसमें उसमें चूंकि साधन कैसा है हमारा, यह दीर्घकाल चल रहा है, दीर्घकाल में कैसा होगा, हम योजना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो LAC कर्व को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, प्लानिंग कर्व, ठीक है। LAC को हम प्लानिंग कर्व या योजना वक्र भी कहते हैं, ठीक है। एक और बात कि LAC कर्व जो होता है, LAC वह यू आकार का होता है, तो LAC यू शेप का होता है, यू शेप का होता है, मगर यह अधिक चपटा होता है। देखो यू तो दोनों बना है ना, यू ये भी बना है, यू ये भी बना है, यू ये भी बना है, अगर देखा जाए सबसे ज्यादा चपटा कौन है, यही है ना, देख रहे हो ना, तो जो हम बोल रहे हैं वो हम बनाए भी है, ठीक। तो LAC कर्व क्या होता है, यू आकार का होता है, लेकिन यह अधिक चपटा भी होता है, अधिक फ्लैट भी होता है, यह अधिक चपटी या फ्लैट होता है ना, लिख लो, प्रश्न बन सकता है क्यों। अच्छा, यह क्यों होता है चपटा, और यह क्या दर्शाता है चपटापन से अपने, यह लाभ की कमी या हानि का दर बताता है। क्या बताता है, यह फ्लैट जो है यह लाभ या हानि का दर बताता है,
हानि का दर। अब लाभ या हानि का दर हम आपको बताएंगे कि अलग अलग मार्केट को जो हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम कीमत का निर्धारण करते हैं ना, तो यही एलएसी कर्ववा जो हमारा है, यही हमको हेल्प करता है कि भैया हमारा लाभ या हानि का कौन सा दर है, रेट क्या है। मजा आ रहा है? चलो, मजा आ रहा है तो और आगे लेते हैं मजा। आगे के बारे में क्या कहता है, एलएसी कर्व के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है कि प्रारंभिक भाग में आंतरिक बचतों के कारण ही यह नीचे गिरता है। प्रारंभिक भाग में आंतरिक बचत मतलब टेक्नोलॉजी लगा देना, ठीक है। आंतरिक बचत वगैरह सब पढ़े हो ना, बताऊं ना क्यों? आंतरिक बचत बाह्य बचत बताया है ना। इकोनॉमीज, स्केल ऑफ इकोनॉमीज याद है? याद है ना? ऐसे पढ़ोगे? चलो, तुम लोग का मन है भाई, हमारा काम है, हम तो अपने काम से कोताही नहीं कर रहे हैं ना। अब आपको नहीं आ रहा है तो आपकी गलती है, क्योंकि जितना अच्छा मैं कोशिश करता हूँ अपना 110% देने का, हमें नहीं लगता कोई और ना जाके दूसरे क्लास में आप देख सकते हो। और यहाँ पर आते हैं लोग देखने, फिर मालूम ही करते हैं। तो क्या एलएसी कर्व क्यों नीचे होता है? क्योंकि यह प्रारंभिक अवस्था में होता है, और प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक क्या प्राप्त होता है? बचत, बचत प्राप्त होता है। हमने उपभोक्ता की बचत के बारे में बात की थी, उत्पादन पढ़ा रहे तो उत्पादन की बचत, जिसको हम आंतरिक और बाह्य, क्यों आप लोग भूल जाते हो इसको? तो क्या, क्यों यह गिरता क्यों है? हमने बता दिया कि भाई ये तो चपटी है, मगर चपटी का रीजन कोई नहीं बताता, हम बता रहे हैं रीजन। इसको रीजन इसका समझो कि वाकई में रीजन इसका क्या है। ये जो चपटापन है ना, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप लिखो, आंतरिक बचत के कारण यह प्रारंभिक अवस्था में इंटरनल इकोनॉमीज की वजह से यह प्रारंभिक स्टेज में यानी इनिशियल स्टेज में आप देख रहे होंगे, यह इनिशियल स्टेज में क्या होगा? गिरता है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है? गिरता है। हाँ, और जब यह ऊपर चढ़ेगा तो प्रारंभिक हानि भी इसको प्राप्त होगी, यानी ऊपर चढ़ने से प्रारंभिक हानि, नीचे आने से प्रारंभिक बचत। लाभ नहीं बच्चा, बचत। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, लाभ और बचत में अंतर होता है, ठीक है। रीजन क्या है फ्लैट होने का? प्रारंभिक अवस्था में यह नीचे गिरता है क्योंकि इंटरनल इकोनॉमीज या आंतरिक बचत प्राप्त होता है, ठीक है। या आप दूसरे तरीके से लिख दो कि प्रारंभिक बचत होने के कारण ही यह प्रारंभिक अवस्था में नीचे की तरफ गिरता है। हाँ, और प्रारंभिक हानि की वजह से यह ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। दोनों तरफ आप लिख सकते हो कि अगर इंटरनल डिस इकोनॉमीज इसको मिला, अरे जो मन करे वो तरीका लिखो, बस सही समझ में आना चाहिए। देखो क्या लिख सकते हो, प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था में यह नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि इसको इंटरनल इकोनॉमीज प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी तरीके से आप लिखना चाहो तो इसी को पलट दो कि इंटरनल इकोनॉमीज यानी आंतरिक बचत के कारण यह प्रारंभिक अवस्था में गिरता है। कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, बात तो वही है। इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स की वजह से यह ऊपर की तरफ बढ़ता है, या यह ऊपर की तरफ इसलिए बढ़ता है क्योंकि उस समय इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स उत्पन्न होता है। बच्चे नहीं हो यार आप लोग, समझ लो ना चीजों को, ठीक है। दोनों, अगर मैं इसलिए बताया कि ये दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं और दोनों तरीके के ऑप्शन रहेंगे, और उसमें इनमें से दोनों वाला ऑप्शन भी रहेगा। आप खुद समझो, हो सकता है कि नहीं। तो हमको अपने दिमाग को, अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कट करके चलना है, ठीक है भैया। एक बात और लिख लो, और महत्वपूर्ण बात है वो, अभी तक हम यू आकार के बारे में बात कर रहे हैं, मगर हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री, उन लोगों ने कहा कि ना, हम इसको नहीं मानेंगे। और ये बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम रिसर्च के स्टूडेंट हैं और पढ़ाते हैं, तो हमको यह मालूम है, और अब धीरे धीरे सबको मालूम होएगा ही कि जो एलएसी है यह एल आकार का हो जाता है। कैसा होता है? एल आकार का होता है, ठीक है। क्यों होता है उसके पीछे रीजन समझो। लिखो अगला 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 जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये तो हमने बताया उसको, जब यह और बड़े अवस्था में आएगा तो वास्तव में यह एल आकार का हो जाता है। कौन? हमारा एल ए सी। लिखो जल्दी से। एल ए सी
अगला जो हम महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं ना आपसे, ऐसे करके LSE एल शेप का होता है क्यों? एल शेप का होता है, LSE एल शेप का होता है क्यों? इसका रीजन है दो। एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी प्रगति बोल दो इसको, एक नाम दे दो प्रौद्योगिकी प्रगति, और दूसरा नाम रख दो कि कार्य करते करते इंसान जब सीखता है ना तो उसके एफिशिएंसी में क्या होगा? वृद्धि होगा। भाई हम पहली बार कोई काम कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ पर पहली बार पढ़ाने आए, नॉलेज तो बहुत है मगर पढ़ाने की जो गति है डर वर हुए इसलिए थोड़ा कम है। बार बार वही क्रिया कर रहे हैं तो हम एकदम क्या हो गए? एकदम मजे हुए कलाकार हो गए। और जब मजा हुआ कलाकार कुछ भी कहता है तो वो सोना ही उगलता है। ठीक है, तो कार्य, इसका मतलब क्या है? हमारी एफिशिएंसी क्या है? वह बढ़ गई, हमारी कार्य क्षमता क्या है? बढ़ गया ना। तो वही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा कि जो LSE है वह एल शेप का होगा क्यों? क्योंकि इसके दो रीजन है। पहला रीजन है क्या? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या हुआ? प्रगति हुई, यानी अपडेटेशन हुआ। और दूसरा क्या है कि कार्य करते करते सीखना, लर्निंग बाय वर्किंग, लर्निंग बाय डूइंग, जो भी आप बोल दो, लर्निंग बाय डूइंग। इन्हीं दो वजह से ये जो हमारा LSE है यह क्या होता है? एल शेप का हो जाता है। ठीक है, अब LMC के बारे में लिख लो, जो हमारा लास्ट आज का टॉपिक है LMC, और आज हमारा कॉस्ट एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। आपको लिखना है LMC, लॉन्ग पीरियड मार्जिनल कॉस्ट, दीर्घकालीन सीमांत लागत, LMC। LMC के बारे में लिखो बच्चा, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इसे कहते हैं। दीर्घकाल में LSE को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। नेचर वही रहेगा, नेचर भी आप वहां पर देखिए ना, LMC कहां पर काटा था? LMC के जगह MC कहां पर काटा था? AC को, जहां पर AC न्यूनतम बिंदु पर था, और उसके बाद वो बढ़ता गया। ठीक है, तो अपना नेचर कभी भी चेंज नहीं करेगा, इसीलिए MC और AC का मैंने रिलेशन पहले पढ़ाया, उसके साथ S जोड़ दो, L जोड़ दो, नेचर तो अपना सेम ही रखेगा ना। इसीलिए हम जब रेवेन्यू आपको प्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो MP याद है, जब हम गोसेन का नियम पढ़ा रहे थे, मार्शल को पढ़ा रहे थे, तो हमने वहां भी बताया था ना, एवरेज यहाँ पर रेवेन्यू है, या आगे आज हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं, उस टाइम हम प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, नेचर तो सबका एक ही जैसा है ना। वहां भी हम आपको बताए थे, याद है, उत्पत्ति का नियम, उत्पत्ति क्षमता का नियम जब बताए थे वहां पर, ह्रासमान उपयोगिता का नियम, यूटिलिटी के बारे में बताया था, TU, AU, MU, सबका नेचर एक जैसा होता है। किसका? MU और T का, M का, T का और A का। U तो यूटिलिटी है ना, M बराबर मार्जिनल, T बराबर टोटल, A बराबर एवरेज। ये सारों का, चाहे इसके साथ आप U जोड़ दो, चाहे इसके साथ आप T जोड़ दो, चाहे इसके साथ आप कॉस्ट जोड़ दो, चाहे इसके साथ आप यूटिलिटी जोड़ दो, प्रोडक्शन जोड़ दो, रेवेन्यू जोड़ दो, नेचर अपना कभी नहीं बदलता। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये लिखो LMC जो है यह दीर्घकाल में LSE को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगा। LSE को न्यूनतम बिंदु पर काटेगा, बिंदु पर काटेगा। यह पहली बात है, LSE को दीर्घकाल में उसके न्यूनतम बिंदु पर काटेगा। अच्छा, प्रश्न आता है कि लाभ की अधिकतम मात्रा कहां होगी भैया? लाभ की अधिकतम मात्रा कहां होगी? तो लाभ की अधिकतम मात्रा वहां होगी जहां पर MC बराबर MR होगा। लाभ की अधिकतम मात्रा कहां होगी? प्रश्न आया कि लाभ की अधिकतम मात्रा कहां होगी? जहां पर MC बराबर MR होगा। क्या होगा? MC बराबर MR जहां पर हो गया, यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू जहां पर हो गया, लाभ की सर्वाधिक स्थिति वहीं पर मिलेगी। और ये कॉन्सेप्ट आप याद करना, भूलना नहीं इसको, ताकि अब हम आगे जब पढ़ेंगे रेवेन्यू के बाद, जब हम कंपटीशन में जाएंगे और कंपटीशन में हम प्राइस को डिटरमाइन करेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। हम कहेंगे लाभ कहां मिल रहा है, आप कहोगे लाभ की अधिकतम मात्रा वहीं पर प्राप्त होता है
जहां पर MC बराबर MR होता है। ठीक है, अच्छा ये तो बात इसकी रही। फर्म, ये तो लाभ के बारे में हम बात किए कि लाभ की अधिकतम मात्रा, लाभ की कम मात्रा भी तो हो सकता है, हानि भी तो हो सकती है, या नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन भी तो हो सकता है, ब्रेक इवन एनालिसिस जैसे हम पढ़ते हैं, BEQ पढ़ते हैं कि नहीं। तो वहां पे आगे आगे आप लिखो, एक लाइन और लिख लो कि फर्म में, लिखो मैं बोल रहा हूं, फर्म के लाभ या हानि को ज्ञात, फर्म के लाभ या हानि को ज्ञात हम AR एवं AC से करते हैं, से करते हैं। ठीक, अच्छा ये तो हमको एक फैक्ट मिल गया कि हम लाभ या हानि AR एवं AC से करते हैं। कहां से करते हैं? AR एवं AC से, यानी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट। एक बात और बता दें, AR को भी हम डिमांड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AR को, ताकि रेवेन्यू, हमको रेवेन्यू कब जनरेट होगा? हमको कोई भी पैसा तब देगा ना जब ऑलरेडी हम किसी को वह मांगा होगा, हम उसको देंगे तभी तो। गलत कह रहे हैं? बताओ, समझ रहे हो ना? हमको रेवेन्यू कब जनरेट होगा? जब आप डिमांड करोगे हमसे और हम उसके बदले में कुछ देंगे, तब आप अपने उसके बदले में हमको मौद्रिक प्रतिफल दोगे ना। और वही मौद्रिक प्रतिफल भाई हमारे पास क्या है? रेवेन्यू है। और इसी को हम क्या डिमांड बोल सकते हैं कि नहीं? तो प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वक्र है जो डिमांड कर्व के नाम से जाना जाता है? AR, MR, AC, MC। तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? AR। याद करना, ये प्रश्न में बहुत बार आया है, आ भी सकता है और आने की संभावना प्रबल है। ठीक है, ताकि यही लोग गोल गोल चक्कर लगाते हैं। क्यों? मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि AR को ही हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम जब डिमांड करेंगे तभी तो उसके बदले में हमको, मान लो आप ग्राहक हो, हम क्या है? प्रोड्यूसर, या हम बेचने वाले हैं? प्रोड्यूसर ही है। हमको आगम आगम मतलब समझते हो ना, हमारे यहाँ क्या आया, हमारे यहाँ कोई यूं ही थोड़ी नहीं देगा, हम उसके बदले में कुछ चीजें देंगे ना, जो आपकी आवश्यकता की चीजें रहेंगी, आप वो लोगे, उसके प्रतिफल के रूप में आप हमको पैसा दोगे ना। अगर हम ये कहें कि हमने कितना माल बेचा, हमारे पास अगर मान लो 10,000 रुपए आया और हर एक पार्ले जी का बिस्किट का दाम 5 रुपए है, तो हम क्या यह मालूम कर सकते हैं? हमको ये नहीं मालूम है कि कितना आया, मगर टोटल अगर 10,000 रुपए सेलिंग करने से आई है तो हम इतना मालूम कर सकते हैं ना कि हमारे पास कितना यहां से गया। क्यों? 10,000 डिवाइडेड बाई 5 कर लोगे, निकल जाएगा। तो क्या निकला? एवरेज रेवेन्यू ही तो निकला। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब डिमांड ही तो बता रहा है कि कितने लोगों को हमने सामान बेचा। क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? चलो, यहां तक बात समझ में आई। अब देखो बच्चा, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट ये है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा कि फर्म को लाभ कब होगा। फर्म को लाभ कब होगा? जब उसका आगम ज्यादा होगा कि उसका कॉस्ट ज्यादा होगा? आगम ज्यादा होगा। तो लाभ की परिस्थिति में क्या होगा? लाभ तब होगा जब AR इज ग्रेटर देन AC होगा। ये कॉन्सेप्ट याद करना। जब रेवेन्यू हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा और हमारा कॉस्ट कम होगा, तो लाभ या प्रॉफिट की स्थिति हमको देखने को मिलेगी। और हानि की स्थिति कब होगी? जब AR इज लेसर देन AC होगा। ठीक है, और नो प्रॉफिट नो लॉस जोन, न लाभ न हानि कब होगा? जब AR बराबर AC हो जाए। और यही तीनों चीज हम आपको बताएंगे वहां पर, जब किसी भी कंपटीशन में हम क्या करेंगे? प्राइस को डिटरमाइन करेंगे। तब आपको बताएंगे कि ये चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और इसके होने का रीजन क्या है। ठीक है, तो बच्चा आज हम लोगों ने कॉस्ट एनालिसिस, बहुत लंबा ये हमारा क्लास रहा, मगर फिर भी आशा करते हैं कि आपको मजा आया होगा और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर ले, क्या क्या पढ़ा जल्दी से। देखो, सबसे पहले हमने आज देखा, क्या जो देखा उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा ये लागत विश्लेषण। आप थोड़ा लेट आए हो तो आपके लिए भी ये जरूरी है, हालांकि ये मेरा वीडियो यूट्यूब पे मैं करूंगा, थोड़ा लंबा है, महत्वपूर्ण है, बच्चों का बेनिफिट ज्यादा हो। लागत विश्लेषण के बारे में हमने बताया कि यह व्युत्पन्न फलन है। किसका? उत्पादन फलन का। अगर हम उत्पादन करेंगे नहीं तो हमको लागत तो मिलेगा नहीं,
तो उत्पादन करने से हमको लागत लगाना पड़ेगा ना। तो व्युत्पन्न मतलब क्या होता है? रिसिप्रोकल, मतलब पिछला वाला भाग। ठीक है, उत्पादन किया तो इसका मतलब है कि उत्पादन करने पर हमको लागत को लगाना है, इसलिए इसको हम कहते हैं व्युत्पन्न फलन। चलो, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की तकनीक और उत्पादन के साधनों के साथ इसका संबंध है, इसलिए हम सी यानी कॉस्ट बराबर क्यूटीपी के बारे में बताया। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ा। फिर हमने बताया कि वास्तविक लागत होता है, मार्शल ने दिया था, या सब्जेक्टिव मेजर का होता है। फिर हमने मौद्रिक लागत को ये 3 भाग में बांटा। कौन कौन सा? व्यक्ति या स्पष्ट लागत जिसे हम एक्सप्लिसिट बोलते हैं, सामान्य लाभ जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, और व्यक्ति या इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद हमने अवसर लागत बताया और आधुनिक अर्थशास्त्री के बारे में बताया कि इसको हस्तांतरण लागत बोलते हैं, रॉबिन्सन का प्रमुख नाम है इसमें। उन्होंने क्या बतलाया था ये हमने लिख दिया आपको। ठीक है, कि त्याग, किसका त्याग हो? कष्ट। हम जो कष्ट करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसमें हमको कष्ट होता है ना, तो वही कष्ट हमारा लागत होता है। कौन बताया? रॉबिन्सन। इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया कि निजी एवं सार्वजनिक लागत, एक महानुभाव थे जिनका नाम पीगू था। उन्होंने 1932 में इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर नामक एक बुक लिखा और उसी में निजी एवं सार्वजनिक लागत के बारे में बातचीत किया। यहां तक कोई बात समझ में आई? दूसरे स्लाइड में हमने आपको देखा और बताने की कोशिश की कि कौन कौन से ऐसे और देखो, हाँ, ये कॉस्ट और प्रोडक्शन के रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने देखा कि दीर्घकाल और अल्पकाल में क्या क्या चीजें होती है। इसके भी आधार पर हमने देखा अल्पकाल में 2 तरीके के होते हैं, अल्पकाल में स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, जबकि दीर्घकाल में सारी के सारे साधन हमारे क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं जी। उसके बाद अल्पकाल में हमने देखा कि कुल साधन, कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, ये 3 तरीके की लागतों को हमने डिफाइन किया। कुल लागत में भी 2, कौन कौन से? स्थिर या पूरक लागत या परिवर्तनशील हमारा कुल लागत। औसत लागत में भी 2, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। सीमांत लागत अपने आप में अकेले को सिमटे हुए। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की और कोशिश किया जाना कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की कि लॉन्ग पीरियड कॉस्ट में या लॉन्ग रन कॉस्ट में हम कैसे चीजों को पढ़े। तो 1920 में एक वाइनर आए, उन्होंने सबसे पहले बताया कि अल्पकाल को जो लॉन्ग एवरेज कॉस्ट होता है, इसी को आवरण या एनवेलप कॉस्ट कहते हैं। उसके बाद प्लानिंग कर्व भी इसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसको बताया कि क्या क्या रीजन है, किस लिए ये सारी चीजें होती है, और लाभ कब होता है और हानि की स्थिति कब होती है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो आई होप आपको मजा आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड अप्रिशिएट योर वर्किंग। ठीक है, मिलते हैं कुछ अगली कक्षा में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।